पूछताछ कक्ष में एक आदमी शांत भाव से बैठा है। वह हथकड़ी लगे हाथों से अपनी जैकेट में हाथ डालता है और सिगरेट निकालता है। फिर जैसे कि यह काफी अजीब न हो, वह घर पर ही ट्यूना का एक डिब्बा टेबल पर रख देता है। वह उसे खोलता है और एक छोटी सी बिल्ली उसके कोट से बाहर निकलकर डिब्बे से खाना खाती है। टेबल के दूसरी ओर एजेंट एक दूसरे को देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे क्या देख रहे हैं या वे किससे निपट रहे हैं, लेकिन वह आदमी शांत रहता है, उनकी उलझन का जवाब एक शांत भाव से देता है जो लगभग अभ्यास जैसा लगता है। इन सब से पहले वह भीड़ में एक और चेहरा था। सुबह नियमित जॉगिंग, कॉफी, पुशअप से भरी होती हैं, हमेशा कुछ सेकंड से कचरा गाड़ी से चूक जाता है। सप्ताह के 7 दिन एक ही पैटर्न। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक ऐसी नौकरी है जो निर्माण या विनिर्माण जैसी दिखती है, और वह हर किसी की तरह बस का इंतजार करता है। कुछ भी यादगार नहीं, बस एक सामान्य जीवन। कोई भी 2 बार नहीं देखेगा, कोई नहीं। लेकिन एक रात जब वह नीचे की ओर शोर सुनकर जागता है तो उसकी यह जिंदगी टूट जाती है। उसकी पत्नी और बेटी सो रही हैं, लेकिन उसका बेटा नहीं सो रहा है। चुपचाप वह अंधेरे घर से गुजरता है, सीढ़ियों से ठीक पहले रुकता है। एक छाया हाथ में टॉर्च लिए कमरे में रेंगती है। पहुंच के भीतर गोल्फ क्लब का एक सेट है। वह एक को पकड़ता है और अपने खाली हाथ से वह लैंडलाइन पर आपातकालीन सेवाओं को डायल करने की कोशिश करता है। तभी वे छाया से बाहर आते हैं। 2 नकाबपोश घुसपैठिए, एक के हाथ में टॉर्च है और दूसरे के हाथ में बंदूक है। तुम्हारा पैसा, लेकिन लेने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि वह ज्यादातर कार्ड का इस्तेमाल करता है। निराश होकर बंदूक वाली महिला ने ढीले पैसे का कटोरा उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। आदमी अपने हाथों को ऐसे रखता है जहां वे उन्हें देख सकें। एक अभी भी क्लब को पकड़े हुए है। दूसरा घुसपैठिया खाली हाथ वापस आता है। कोई कीमती सामान नहीं मिला। महिला की नजर उसकी कलाई घड़ी पर पड़ती है, फिर उसकी शादी की अंगूठी पर, और वह अंदर चली जाती है। अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। बेटा टॉर्च लेकर आदमी से भिड़ जाता है, जबकि महिला लड़के की ओर अपनी बंदूक तानती है, उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती है। पिता ठीक पीछे है, हाथ में क्लब है। यह एकदम सही मौका है, लेकिन वह स्तब्ध रह जाता है। वह अपने बेटे से आदमी को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि फर्श पर संघर्ष तेज हो जाता है। महिला बंदूक को पिता की ओर मोड़ती है और फिर से वह अपने बेटे से पीछे हटने का आग्रह करता है। हताश होकर लड़का घुसपैठिए को दूर धकेलता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रूर मुक्का मारा जाता है। हमलावर अपना गुस्सा पिता की ओर मोड़ता है, उसे जोर से धक्का देता है जैसे कि कह रहा हो, अपने बेटे को नियंत्रण में रखो। सीढ़ियों के ऊपर से मां प्रकट होती है, शांति की याचना करती है। बंदूक वाली महिला जाना चाहती है और एक तनावपूर्ण क्षण के बाद अपने साथी को उसे जाने देने के लिए मना लेती है। वह बर्बाद हुए समय के बारे में बड़बड़ाता है और उसे पीछे से लेकर भाग जाता है। उनके चले जाने के बाद हज गहरी सांस लेता है। वह अपने बेटे को हाथ देता है जो अभी भी फर्श पर पड़ा है और गुस्से में है, लेकिन लड़का पिता की बात सुनता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। जब पुलिस आती है तो वे सामान्य क्रियाकलाप करते हैं, प्रश्न, नोट्स और घटनास्थल का आकलन। हज की आंखें गैराज के दरवाजे पर टिकी रहती हैं, जो अभी भी पिज्जा बॉक्स कार्डबोर्ड के एक पतले टुकड़े से खुला हुआ है। 2 अजनबियों को उनके जीवन में आने और सब कुछ खतरे में डालने के लिए बस इतना ही काफी था। अधिकारियों में से एक उसे इससे बाहर निकालता है। उसकी आवाज में निर्णय की भावना है। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कहता है, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट है। चूंकि उसका परिवार शामिल था, इसलिए उसे कम से कम गोल्फ क्लब का उपयोग करना चाहिए था। अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए था। हज पिज्जा बॉक्स को दरवाजे से हटाता है और वापस बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। बेचैन होकर वह नीचे सोफे पर पहुंच जाता है, जहां उसकी बेटी उसे ढूंढती है और उसके बगल में लेट जाती है। वह उससे कहती है कि जब तक वह आसपास है उसे डर नहीं लगता, लेकिन शायद उन्हें एक बिल्ली ले लेनी चाहिए। सुबह तक जीवन सामान्य होने लगता है। आदमी नाश्ता करता रहता है। बेटा एक स्कूल प्रोजेक्ट का उल्लेख करता है जिसे उसे इतिहास की कक्षा के लिए एक अनुभवी के बारे में लिखना है। उसकी माँ उसके चाचा के बारे में लिखने का सुझाव देती है, जबकि उसके पिता उसके दादा के बारे में बात करने की पेशकश करते हैं। दोनों नामों में एक ही शांत संकेत है कि वे एक कदम आगे हैं। हज की बात तेजी से फैलती है। एक पड़ोसी चोरी की बात उठाता है और हज गोल्फ क्लब के बारे में लगातार टिप्पणियां सुनता रहता है कि उसने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। काम पर यह बेहतर नहीं है। उसके बहनोई को पहले से ही पता है, जैसा कि उसके भतीजे ने उसे बताया। हज पूरी बात को कमतर आंकने की कोशिश करता है जब तक कि चाली उसे कोने में नहीं ले जाता और एक भरी हुई हैंडगन निकाल लेता है। वह हज से आग्रह करता है कि वह इसे ले ले, और चाहे वह इसे चाहे या न चाहे, हज को हथियार पकड़े रहना पड़ता है और वह सोचता है कि इसके साथ क्या करना है। चाली के लिए ये वैकल्पिक नहीं है क्योंकि वह अपनी बहन की सुरक्षा चाहता है। हज अपने ससुर एडी के स्वामित्व वाले एक पारिवारिक व्यवसाय में काम करता है। वह इस जगह पर नजर गड़ाए हुए है। उसे खरीदने की उम्मीद है, लेकिन एडी इसे एक बुरा सौदा कहता है और उसे मना कर देता है, भले ही वह समझता हो कि हज इसे क्यों चाहता है। उसे यह समझ में आता है, आखिरकार कुछ अपना पाने की इच्छा, दुनिया में एक ऐसी चीज पाने की इच्छा जिसकी ओर वह इशारा कर सके और कह सके, यह मेरी है। काम पर वापस आकर सब कुछ सामान्य हो जाता है। कर्मचारी नीचे भारी मशीनरी संभाल रहे हैं, क्रेन स्टील से टकरा रही हैं। इस बीच हज ऊपर की मंजिल पर है, कागजी कार्रवाई और फाइलों से घिरे एक कार्यालय में छिपा हुआ है। वह अपने पीछे दरवाजा बंद करता है और शराब की एक बोतल निकालता है। फिर वह एक पुराना टेप रिकॉर्डर चालू करता है। वीयू मीटर एक हल्की गुनगुनाहट के साथ चमकता है। जैज संगीत बजना शुरू होता है जैसे ही वह कुर्सी पर बैठता है। हज गीत पर टिप्पणी करता है और एक आवाज जवाब देती है। यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वह डिवाइस के माध्यम से लाइव बातचीत कर रहा है। आवाज सुनती है, जिससे हज को बात करने का मौका मिलता है, इसलिए वह घटना को उजागर करना शुरू करता है जिसने अब उसे एक असफल व्यक्ति की तरह बना दिया है। उसके दृष्टिकोण से चोर युवा और स्पष्ट रूप से अनुभवहीन थे। महिला की बंदूक उसे खास लगी, न केवल इसलिए कि वह पुरानी
थी, बल्कि इसलिए भी कि वह खाली थी, इसलिए उसने उस पर हमला नहीं किया। उसने देखा कि रिवॉल्वर खाली थी। आवाज सहानुभूति जताती है, समझती है कि हच ने वह क्यों नहीं किया जिसकी सभी को उम्मीद थी। जिस तरह से वे बात करते हैं उसमें एक शांत परिचय है, जैसे कि वे पहले से ही जानते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बातचीत खत्म होने से पहले आवाज चेतावनी देती है कि हच को कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। हच अपने बुजुर्ग पिता से मिलने जाता है, बस एक शांत जगह की तलाश में जहां बैठकर विचार किया जा सके, लेकिन वह जल्द ही फिर से वहां पहुंच जाता है। इस बार उसे कुछ छोटी लेकिन परेशान करने वाली बात परेशान करती है। उसकी बेटी बताती है कि उसे अपनी बिल्ली का ब्रेसलेट याद आ रहा है, यह उसी कटोरे में था जिसे महिला चोर ने चुराया था। अब हच परेशान है। उसके पिता, एक सेवानिवृत्त FBI एजेंट, अभी भी अपना बैज और एक गर्म जैकेट रखते हैं जिसे हच ने एक साहसिक कार्य के लिए उधार लिया था। वह एक रिवॉल्वर और कई राउंड के लिए पर्याप्त गोलियां भी लेता है, अपने पिता की स्वीकृति पर छोड़ देता है। चोरी की रात हच ने एक घुसपैठिए की कलाई पर एक टैटू की झलक देखी थी। अब वह पूरी तरह से जांच मोड में है, हाथ में स्केच लिए हुए टैटू पार्लरों की एक श्रृंखला से गुजरते हुए एक घिसा हुआ FBI बैज दिखा रहा है। एक स्टॉप पर कोई तुरंत उसकी असलियत समझ जाता है। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी बैज को पहचानता है, जो एक्सपायर हो चुका है और उसका नहीं है। हच बहस नहीं करता, इसके बजाय वह कुछ नकदी निकालता है, उम्मीद करता है कि यह जोर से बोलेगा, लेकिन यह इशारा कमरे में गलत तरीके से घूमता है। दुकान में मौजूद दूसरे लोग पास आने लगते हैं, स्पष्ट रूप से हच को एक उपद्रवी, शायद एक खतरा, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिससे उन्हें निपटना पड़ सकता है। हच ने पीछे हटने से मना नहीं किया, बल्कि अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें चुनौती दी कि अगर वे पैसे चाहते हैं तो आकर ले जाएं। तभी उनमें से एक ने हच की कलाई पर टैटू देखा और सब कुछ बदल गया। उसके चेहरे पर पहचान और फिर सम्मान की भावना आ गई। वह जानता है कि हच कहां से आया है। चुपचाप वह पीछे हट गया और कमरे में तनाव कम हो गया। बाकी लोग शांत हो गए। हच ने उनकी मेज पर रखे टैटू की तस्वीर की ओर इशारा किया। वह उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसका वह टैटू है। रात का खाना परोसा गया और पत्नी ने अपने पति लुइस को अपने साथ आने के लिए बुलाया। वह उसे सबसे पहले देखती है। एक आदमी दालान से निकल रहा है और इससे पहले कि वह उसे चेतावनी दे या लुइस प्रतिक्रिया करने के लिए मुड़े, उसने लुइस पर अपनी बंदूक के बट से हमला कर दिया। लुइस के चेहरे पर बंदूक तानते हुए हच ने उसकी घड़ी मांगी। वह जल्दी से उसे निकालकर उसे सौंप देती है, लेकिन उन्हें बिल्ली के कंगन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हच इसी की तलाश में है। गुस्से में आकर वह लुइस की कुर्सी को गिरा देता है जिस पर वह बैठा हुआ है, जिससे वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये हच को वहीं खड़ा कर देता है जहां वह होना चाहता है। उसके ऊपर खड़ा है, बंदूक तान रहा है, अपनी बेटी के कंगन के लिए चिल्ला रहा है। लुइस चीख रहा है और खून बह रहा है, जबकि हच सुरक्षा को हटाता है। पृष्ठभूमि में उसकी पत्नी चाकू के लिए हाथ बढ़ाते हुए चुपचाप रो रही है। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज कमरे में आती है और हच का ध्यान आकर्षित करती है। वह आवाज का पीछा करता है और एक बीमार शिशु को पालने में लेटा हुआ पाता है। बंदूक अभी भी उसके हाथ में है और माता पिता अब हाथ की दूरी पर उससे जाने की विनती करते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह मुड़ता है और बाहर चला जाता है। बारिश में बाहर वह अंततः अपना गुस्सा बाहर निकालता है, अपनी मुट्ठी को बार बार ईंट की दीवार पर पटकता है। घर वापस जाने के लिए बस में सवार होने के दौरान उसकी उंगलियां चोटिल हो जाती हैं। उसे अपनी घड़ी वापस मिल गई है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह अभी भी खालीपन महसूस करता है, संतुष्ट होने से कोसों दूर। बस शांत है। ड्राइवर के अलावा केवल 3 अन्य यात्री हैं। सब कुछ शांत लगता है जब तक कि एक कार मुड़ती नहीं है, ट्रैफिक कोन से टकराती है और सीमेंट के अवरोधक से टकराती है। बस रुकती है और पुरुषों का एक समूह कॉकरोच की तरह कार से बाहर निकलता है, जोर से, नशे में और बिना किसी खेद के। वे बस पर धमाका करते हैं, अंदर जाने की मांग करते हैं और हच को उम्मीद है कि दरवाजा खुल जाएगा। ड्राइवर खुल जाता है और पुरुष अंदर चले जाते हैं। वे पहले दूसरे पुरुष यात्री को देखते हैं जो बड़ा है। ऐसा लगता है कि वह खुद को संभाल सकता है, लेकिन वह बातचीत नहीं करना चाहता और इसके बजाय चला जाता है। हच बैठा रहता है जबकि समूह अपना ध्यान पास की युवती पर लगाता है। वे उसे शिकार के चारों ओर कुत्तों की तरह घेर लेते हैं। तभी हच ने फैसला किया कि वह शांत नहीं बैठ सकता। वह उनके पास से गुजरता है, सामने की ओर जाता है और शांत भाव से ड्राइवर को बाहर निकालता है। उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है, भले ही वह विरोध करती है। फिर वह वहीं अकेला खड़ा रहता है, उनका ध्यान आकर्षित करने का इंतजार करता है। वे देखते हैं, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालता है और चैम्बर खाली कर देता है, जिससे गोलियां फर्श पर गिरती हैं। इससे पहले कि वह एक ऐसी लाइन बोलता है जिससे वे सभी हंस पड़ते हैं, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। एक आदमी बाकी लोगों के लिए कचरा बाहर निकालने की पेशकश करता है। जैसे ही हच पास आता है, वह आदमी थोड़ा और करीब आता है और एक मुक्का मारता है जिससे हच लड़खड़ा जाता है। वह गिरने से पहले खुद को संभाल लेता है, फिर अपने मुक्के से वापस आता है। हच को एक साथ 2 लोगों से निपटना था और वे उसे एक के बाद एक मारते हैं। इससे पहले कि कोई तीसरा वार कर पाता, हच चकमा देता है और दूसरे आदमी से टकराता है, उसे एक और जोरदार वार देता है, ठीक उसी समय जब उसके पीछे वाला उसकी पीठ पर मुक्का मारता है। जैसे ही वह दर्द के शुरुआती झटके से उबरता है, हच कोहनी से तेजी से वापस हमला करता है। एक हमलावर उस पर बोतल से वार करता है और हच उसे पकड़ लेता है, एक के चेहरे पर पटक देता है, फिर दूसरे के सिर पर मार देता है। 2 बचे, वह एक को कुर्सी के हेडरेस्ट पर पटक देता है, फिर खड़े यात्रियों के लिए बनी धातु की रेलिंग पर। आखिरी आदमी ब्लेड खींचता है और हच को कैब में काटता है, लेकिन हच उसे और नुकसान होने से पहले ही दूर कर देता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों को उसने गिराया था वे फिर से उठकर उस पर वार करते रहते हैं। एक समय पर उसके दोनों हाथों में 2-2 चाकू लगे होते हैं, जब तक कि तीसरा आदमी उसे लात नहीं मारता, जिससे वह उछलकर सीट पर गिर जाता है। हर कोई खून से लथपथ है, दर्द से कराह रहा है। हच ने ब्लेड को उस जगह से खींच लिया जहां से वह उसके बाजू में घुसा हुआ था। हमलावरों में से एक ने एक
एक रास्ता देखा और हमला कर दिया, लेकिन हच ने समय रहते ब्लेड को घुमा दिया, जिससे वह उस आदमी की कलाई में जा घुसा। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है, जिससे हच को उसके सिर पर एक साथ कई वार करने का समय मिल जाता है। अगला हमला करने वाला सीधे जांघ पर वार करता है। हच के पैर से एक किक ब्लेड को और भी गहरा कर देती है और उसके प्रतिद्वंद्वी को उससे दूर धकेल देती है। वह एक और चाकू पकड़ता है और उस आदमी की गर्दन के चारों ओर रस्सी लपेटता है, उसे बस की खिड़की से दबाते हुए अनाड़ी तरीके से उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उस आदमी के सिर का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरे लोग पीछे से आकर हच को अपने आदमी से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें झटक देता है, फिर बस इतना पीछे खींचता है कि फिर से दबे हुए आदमी से टकरा जाए। इस बार वह चूक जाता है और खुद खिड़की से टकरा जाता है। कांच के टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं। वह खुद को संभालता है, ड्राइवर की चिंताओं को अनदेखा करता है और लड़खड़ाते हुए बस में वापस जाता है। वह झुकता है और सीट बेल्ट से एक पट्टी काटता है और बस के अंदर बैठी लड़की से कहता है कि भागो। वह दोबारा नहीं सोचती। हच सीट बेल्ट की पट्टी का इस्तेमाल करके ब्लेड को अपनी हथेली पर बांधता है, लेकिन अचानक वह अकेला नहीं रह जाता जिसके पास ब्लेड होता है। पहला व्यक्ति जो हमला करता है उसे हच से 2 त्वरित झटके और एक मजबूत पकड़ मिलती है। फिर वह दूसरे को किनारे से काटता है और फिर से पीछे मुड़कर और अधिक वार करता है। एक बार फिर पहले व्यक्ति को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, लेकिन गति बदल जाती है। हच लड़खड़ा जाता है और उनमें से एक को सिर पर मारने के बाद ब्लेड खो देता है। तेजी से सोचते हुए वह एक थैला पकड़ता है, उसे पहले से ही बेहोश हो रहे व्यक्ति पर पटक देता है, फिर बैग के पट्टे को आदमी की गर्दन के चारों ओर घुमाता है। दूसरे छोर को ओवरहेड रेलिंग पर लूप करता है ताकि आदमी ऊपर की ओर उठे और उसे घुरते हुए देखे। वह काम खत्म करने से कुछ सेकंड दूर है जब वह उस व्यक्ति को देखता है जो ब्लेड लेकर आया था और गोलियां इकट्ठा करने और फिर से लोड करने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। तो हच एक डंडा निकालता है और जैसे ही बंदूक चलती है गोली को दिशाहीन कर देता है। फिर वह एक बार वार करता है, फिर दोबारा। दूसरा वार उस व्यक्ति के गले में फंस जाता है और वह दम घुटने लगता है और बाकी सभी बेहोश हो जाते हैं। हच किसी की जांघ से ब्लेड खींचता है और सोडा कप पकड़ता है, वही कप जो युवती पीछे छोड़ गई थी। फिर वह पहले से ही गुर्रा रहे व्यक्ति के गले में एक छेद बनाता है और स्ट्रॉ को अंदर डालता है, एक खास स्पर्श। फिर वह बस से उतरता है और बस ऑपरेटर डिवाइस को बाहर इंतजार कर रहे अभी भी स्तब्ध ड्राइवर को वापस देता है। बंद हो रहे सायरन की परवाह किए बिना इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। हच घर लौटता है, चुपचाप ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी नीचे है, बिस्तर पर नहीं, हाथ में शराब का गिलास है। वह सहजता से पूछती है कि वह कहाँ गया था और वह रोशनी में कदम रखता है, चोटों को उसके लिए बोलने देता है। शर्ट उतारकर वह बैठता है जबकि वह उसके घावों की देखभाल करती है। वह पूरी रात बोल रहा है, इसलिए वह पीछे नहीं हटता। वह बेका से कहता है कि वह उसे याद करता है और उनके बीच की दूरी ने किसी भी चोट से कहीं ज्यादा गहरा निशान छोड़ दिया है। यह उसे एक चुंबन नहीं दिलाता है, लेकिन संदेश पहुंच जाता है। वह उठता है और बेडरूम की ओर बढ़ता है। बेका धीरे से मुस्कुराती है और उसकी बाहों को सहलाती है। हच को आखिरकार एक शांतिपूर्ण रात की नींद मिलती है। इस बीच जुलिन एक विभाजित सड़क के बीच में लापरवाही से गाड़ी चलाता है, लगभग आने वाले ट्रैफिक से टकरा जाता है। वह फुटपाथ पर ऐसे चलता है जैसे वह उसका मालिक हो। उसके पीछे पीछे आने वाले हॉर्न और चीखते टायरों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सड़क पार करता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वह क्या अराजकता फैला रहा है। क्लब में डर का कोई निशान नहीं है। वह एक जाना पहचाना चेहरा है जिसका स्वागत जयकारों से होता है और बारटेंडर उसे एक मुफ्त शॉट देता है। अपने अंगूठे के तलवे से कुछ सूंघने और मंच पर एक कामुक गायिका के साथ प्रदर्शन करने के बाद जुलिन काम पर लग जाता है, ऑप शॉप के संचालकों से मिलने के लिए। वह उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए आया है कि उसने उनके पैसे वसूल कर लिए हैं, भले ही वह रणनीतिकार से ज्यादा शोमैन लगे। बीच में वह लापरवाही से एक वाइन ग्लास तोड़ता है और कुछ ही देर में वह उस आदमी के सामने आ जाता है जिसने पहले उसे कड़ी नजर से देखा था। बिना किसी चेतावनी के जुलिन टूटे हुए ग्लास से उस आदमी के चेहरे पर वार करता है, उसके चेहरे पर पागलपन भरी सटीकता से उसे घसीटता है और फिर उसका गला काट देता है। हत्या के बारे में पूछे जाने पर जुलिन सिर्फ कंधे उचकाता है। वह ये भी नहीं जानता कि वह आदमी कौन है और ओप शॉप के लोगों को भी इसकी परवाह नहीं है। मृतक की 3% हिस्सेदारी तुरंत उनके पास चली जाती है, जिसका मतलब है कि जुलिन ने अपनी बात कह दी है। फिर एक कॉल आती है, उसका भाई टेडी अस्पताल में है, बुरी तरह पीटा गया है और गुस्सा उबलने लगता है। जुलिन एक वार्ड में घुस जाता है, अपने घायल साथियों से अपने सामान्य क्रूर तरीके से पूछताछ करता है। उनमें से एक के पहले से ही टूटे हुए पैर को कुर्सी से और भी तोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये सामने आती है कि एक आदमी ने अकेले ही उन सभी के साथ ऐसा किया। जुलिन क्रोधित है, सौभाग्य से उसके आदमी हमलावर का संपर्क कार्ड रखने में कामयाब रहे और अब जुलिन का नाम है। घर पर वापस हच नाश्ता बना रहा है जब फोन बजता है। लाइन पर आवाज उसे जुलिन के भाई पर हमला करके सीमा पार करने के लिए डांटती है, लेकिन हच धमकियों को पसंद नहीं करता, खासकर पारिवारिक समय के दौरान। वह फोन काट देता है। बाद में काम पर उसे नाई के पास जाने के लिए संदेश मिलते रहते हैं। जब वह आखिरकार जाता है तो नाई तैयार होता है और स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगता है। हच को एहसास होता है कि उसने अभी कुछ बड़ा किया है। दूसरी ओर जुलिन खोजबीन कर रहा है। उसने अपनी तकनीकी टीम को रहस्यमयी व्यक्ति के किसी भी सुराग के लिए इंटरनेट पर खोजबीन करने के लिए कहा है, लेकिन हच ने एक साफ डिजिटल पदचिह्न बनाए रखा है जिसमें कोई कागजी निशान या लाल झंडे नहीं है। वे केवल अपने बूढ़े पिता को ही पकड़ पाए, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी जुलिन इसे जाने नहीं देना चाहता। अगर इंटरनेट हच को नहीं सौंपता है तो वह दुनिया को तब तक झुकाएगा जब तक वह उसे नहीं सौंप देता। उसका हैकर ब्लैकमेल का सहारा लेता है, पेंटागन के एक कर्मचारी को उसके गुप्त यौन संबंधों के फुटेज का उपयोग करके निशाना बनाता है ताकि वह गुप्त जानकारी प्राप्त कर सके जो उन्हें उनके आदमी के करीब ले जा सके। इस बीच नाई जुलिन की पृष्ठभूमि, उसके गुस्सैल स्वभाव
स्वभाव, अपने तरीके से काम करने की उसकी प्रवृत्ति और ओपशॉक के वित्त के निर्दयी संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका के बारे में बताना जारी रखता है। पेंटागन में ब्लैकमेल किया गया अधिकारी डिजिटल एक्सेस नहीं दे सकता, लेकिन हच की पृष्ठभूमि का विवरण देने वाले भौतिक दस्तावेजों को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है। जूलियन के हैकर के हाथ वे दस्तावेज लग जाते हैं और वह तुरंत डर जाता है। एक नज़र में ही वह समझ जाती है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वह और पढ़ने का इंतजार नहीं करती और जूलियन को दस्तावेज थमा देती है और उसी समय अपना इस्तीफा घोषित कर देती है। जूलियन को संदेश मिल जाता है यह आदमी खतरनाक है, इसलिए वह अपनी टीम को सख्त आदेश भेजता है कि हच को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। घर वापस आकर हच अभी भी एक प्यार करने वाले पिता और पति की भूमिका निभा रहा है। अपने घर में गर्मजोशी और शांति का माहौल बना रहा है। शांत बुद्धि के साथ वह एक पारिवारिक यात्रा का सुझाव देता है। हर कोई तैयार है और बेका को ये जगह खास तौर पर पसंद है, लेकिन यह विचार सिर्फ मीठा नहीं था, ये रणनीतिक था। हच को पता चल गया है कि जूलियन के आदमी उसके करीब आ रहे हैं, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ता है और अपने परिवार को तहखाने में भेज देता है। बेका इस पर सवाल उठाती है, लेकिन वह उसे एक चुंबन और एक साधारण चेतावनी देकर छोड़ देता है कि उसे वहीं रहना चाहिए, चाहे वे कुछ भी सुने। वे मदद के लिए पुकारते नहीं हैं। पावले के नेतृत्व में हिट स्क्वाड घर में घुसपैठ करता है। सैन्य सटीकता के साथ कमरों और गलियारों से आगे बढ़ता है। हच तैयार है और वह पहले दो को डंडे से मार देता है, एक को भारी सिरे से गिरा देता है, दूसरे को उसकी नुकीली धार से घायल कर देता है। हच भूत की तरह घर से फिसलता है, चुपके और कौशल का उपयोग करके घात लगाता है और अपने दुश्मनों को सेकंडों में खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे अपना पहला वार झेलना पड़ता है। पावेल 5 आदमियों के साथ आखिरकार ऊपरी हाथ पाता है। हच को गिराने के लिए एक टेजर का उपयोग करता है। वे उसे बेहोशी की हालत में कार की डिक्की में घसीटते हैं। पावेल के लिए वह एक पुरस्कार है, जुलेन के लिए एक ट्रॉफी, लेकिन वापस आने का सफर आसान नहीं है। हच डिक्की में होश में आता है और अपने हाथों को हथकड़ी से मुक्त करता है। वह एक छिपा हुआ डिब्बा खोलता है और एक अग्निशामक यंत्र पाता है। टीम के केवल 3 सदस्य बचे हैं। हच पीछे की सीट पर अपना रास्ता बनाता है और अग्निशामक यंत्र को पूरी ताकत से छिड़कता है, जिससे आदमी भ्रमित हो जाते हैं और कार एक क्रूर दुर्घटना में पलट जाती है। वह खुद को संभालते हुए सबसे पहले बाहर निकलता है, लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। केवल पावेल ही बचता है, जो गंभीर चोटों के साथ मलबे से लड़खड़ाता हुआ निकलता है। वह हच को देखता है, स्तब्ध। किस तरह के आदमी के पीछे उसे भेजा गया था। शांत और सरल स्वभाव वाले हच बताते हैं, वह सरकारी सुरक्षा की गुप्त शाखाओं के लिए काम करता था, न कि एक हिटमैन या सैनिक के रूप में, बल्कि इससे भी बदतर एक ऑडिटर के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल तब दिखाई देता है जब निर्णय सुनाने का समय होता है। अपने पिता डेविड को फोन करके सब कुछ बताने के बाद हच घर वापस आता है और देखता है कि सब कुछ गड़बड़ है। फर्नीचर टूटा हुआ है, दीवारें खून से सनी हुई हैं और जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। आधा बेहोश, लकवाग्रस्त हच गर्म पानी से नहाता है, खून और पसीने को धोता है और केवल गंदगी को ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ धोने की कोशिश करता है। लेकिन वह सच्चाई जिससे वह पूरी जिंदगी बचता रहा, अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वह अपने परिवार को बेसमेंट से बाहर निकालकर ऊपर की मंजिल पर ले जाता है, एक ऐसा दृश्य जिसे वह नहीं चाहता था कि वे देखें। बेका चारों ओर देखती है, स्तब्ध, जबकि बच्चे जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। फिर भी बेका पीछे नहीं हटती या जवाब नहीं मांगती, केवल हच को आश्वस्त करती है कि वह बच्चों को कहीं सुरक्षित ले जाएगी, भले ही उसे पूरी कहानी पता न हो। लेकिन सवाल उनके बीच घूमता रहता है, वह आदमी कौन है जिससे उसने शादी की है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हच देने का वादा करता है, बस अभी नहीं। सबसे पहले उसे कुछ और करने की जरूरत है। वह उन लोगों के पास लौटता है जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था, कुछ होश में, कुछ अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें संदर्भ देता है जो वह है उसकी पहली परत को हटाता है। वह उन्हें बताता है कि यह कैसे शुरू हुआ। ये किसी भी अन्य नौकरी की तरह ही था, सिवाय इसके कि इस बार जिस आदमी के पीछे उसे भेजा गया था उसने पैटर्न को तोड़ दिया, लेकिन उसे एक ईमानदार माफी और एक कारण मिला जो समझ में आता था। इसलिए ट्रिगर खींचने के बजाय हच चला गया और वह आदमी बदल गया। उसने एक जीवन बनाया, एक परिवार बनाया और जिम्मेदारी ली। इसने हच पर एक छाप छोड़ी और कुछ ऐसा जगाया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। यह विचार कि शायद वह भी बदल सकता है, यही उम्मीद उसे यहाँ ले आई। जैसे ही वह निकलता है, वह इमारत के मशाल प्रोटोकॉल को सक्रिय करता है और बाहर वह देखता है कि लपटें उसके घर को जला रही हैं, जो एक आवश्यक बलिदान है। वह पीछे नहीं हटता, भले ही पड़ोसी घबराहट में तितर-बितर हो रहे हों, धीरे धीरे दूर जा रहे हों, आंखें आग पर टिकी हों, भावनाएं सतह के नीचे दबी हुई हों। इस बीच जुलियन के आदमी वृद्धाश्रम के एक शांत कमरे में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने हच के पिता डेविड को घेर लिया है, लेकिन डेविड, हालांकि बूढ़ा और बैठा हुआ है, असहाय नहीं है। अपने शरीर को ऊपर उठाए बिना वह एक उंगली उठाता है जो उसके कंबल के नीचे छिपी डबल बैरल शॉटगन को फायर करने के लिए पर्याप्त है। दोनों आदमी तुरंत गिर जाते हैं। इस परिवार में कोई भी आसानी से नहीं गिरता। जल्द ही डेविड का देखभाल करने वाला गोलियों की आवाज सुनकर भागता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। शव गायब हो गए हैं और डेविड शांत और संयमित बैठा हुआ है। यह एक तस्वीर जैसा परफेक्ट है, जैसा पिता वैसा बेटा। इस बीच हच एडी और उसके बेटे चार्ली से मिलने एक साहसिक प्रस्ताव लेकर जाता है, उनके गोदाम की इमारत के बदले में सोने की छड़ें, जिसे वह एक बेस में बदलने की योजना बना रहा है। चार्ली सख्त होने की कोशिश करता है, लेकिन हच उसे एक मुक्का मारकर तुरंत बंद कर देता है। एडी बेफिक्र होकर सौदा स्वीकार कर लेता है, जबकि चार्ली फर्श पर कराहता रहता है। इमारत में वापस आकर हच अपरिहार्य हमले की तैयारी शुरू कर देता है। वह हथियारों को तेज करता है, जाल बिछाता है और औजारों को फिर से बनाता है। इस बीच हैरी का फोन आता है। हैरी को चिंता है, न केवल हच के बारे में, बल्कि इस बात की भी कि चीजें कितनी दूर तक जा चुकी हैं। हच जोर देकर
कहता है कि उसने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन हैरी आश्वस्त नहीं है और अंदर ही अंदर हच जानता है कि तूफान अभी शुरू हुआ है। आखिरकार कभी कभी सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा हमला होता है, इसलिए वह युद्ध को सीधे ओबशॉक के दरवाजे पर ले जाता है। उनके मुख्यालय में वह गोलियों से दरवाजे को छलनी कर देता है और अंदर जाते समय बिना तैयारी के गार्डों को गिरा देता है। ऑडिटर के रूप में वर्षों के अनुभव ने उसे सिखाया कि बार बार होने वाले परिणामों से कैसे निपटना है, पूरी तरह से सावधान रहना है और फिर से उभरने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। जब वह तिजोरी में पहुंचता है तो हच उसे आग लगा देता है। नकदी, रिकॉर्ड और आदमी सभी आग की भेंट चढ़ जाते हैं। ओबशॉक को अपने पीछे जलाते हुए हच जुलिन के क्लब में जाता है। वहां जुलिन मेहमानों का मनोरंजन कर रहा है, इस बात से अनजान की हच पहले से ही इमारत के अंदर है। साधारण कपड़े पहने आराम से बैठा शाम के प्रदर्शन के दौरान भोजन का आनंद भी ले रहा है। जब जुलिन को पता चलता है कि हच इमारत में है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। हच शांति से खड़ा है, उसके हाथ में बंधे बम का ट्रिगर है और वह सभी को चेतावनी दे रहा है कि वे कोई हरकत न करें। वह जुलिन से निजी तौर पर बात करने की मांग करता है। एक बार अकेले में हच ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। ओबशॉक का काम पूरा हो चुका है, उसने उनके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया है और जुलिन को बोझ बना दिया है। उसके परिवार पर हुए हमले की पूरी कीमत चुकाई जा चुकी है, लेकिन हच दया के बिना नहीं है। वह जुलिन को बाहर निकलने का रास्ता सुझाता है, गायब हो जाता है और कहीं शांत जगह पर फिर से शुरू करता है, शायद कैरिबियन में। उसका लहजा शांत, संतुलित और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण है। फिर वह चला जाता है, जुलिन को अपनी ढहती शक्ति और विस्फोट के मंडराते खतरे के खंडहरों में डूबने देता है। लेकिन जुलिन को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही हच निकलता है वह अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। तेज गति से पीछा शुरू होता है और हच की कार गोलियों से छलनी हो जाती है। उसे एक बंद गली में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है जो उन्हें सीधे उसके नए किलेबंद बेस तक ले जाता है। समस्या यह है कि वह इतनी तेजी से अंदर नहीं जा सकता। फिर घुड़सवार सेना आती है। स्नाइपर पोस्ट पर तैनात हैरी हमलावरों को कम करना शुरू कर देता है। डेविड, हमेशा शॉटगन मास्टर, जमीन से शामिल होता है। साथ में वे हच के लिए कवर प्रदान करते हैं जो नए सिरे से अराजकता में गोता लगाता है। पिता, पुत्र और भाई इस तरह से एक साथ लड़े हुए उन्हें सालों हो गए हैं। हैरी एक ही शॉट में 3 लोगों को मार गिराता है। हच ने पहले जो जाल बिछाए थे वे भी अपना काम करते हैं, हर मोड़ पर दुश्मनों को नष्ट करते हैं और उन्हें अक्षम करते हैं। यह एक युद्ध जितना ही पुनर्मिलन है, लेकिन जुलिन उत्सव को बिगाड़ देता है। वह आता है, बंदूकें चलाता है, हैरी के कंधे पर वार करता है। जैसे ही तीनों लोगों के पास बारूद खत्म हो जाता है, हच तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए एक बम पकड़ता है, उसे कांच के दंगा ढाल पर चिपका देता है और सीधे जुलिन की ओर भागता है। विस्फोट से हच उड़ जाता है, लेकिन वह सिर्फ सती घावों के साथ बच जाता है। जुलिन इतना भाग्यशाली नहीं है, जला हुआ और टूटा हुआ वह अभी भी पड़ा है। आखिरकार काम खत्म हो गया। बाद में हच अपने परिवार के साथ एक शांत पल साझा करता है। बेका उसकी आशा और उसका सहारा बनी हुई है। इससे पहले कि वे फिर से अलग हो जाएं, वह एक संदेश रिकॉर्ड करता है, अंततः चीजों को सही करने का वादा करता है। हच खुद को एक पूछताछ कक्ष में पाता है। वह केवल कुछ रहस्यमय शब्द बोलता है जो अधिकारियों को उत्सुक बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनकी जिज्ञासा कम हो जाती है जब उनके वरिष्ठ फोन करते हैं। उनके पास जो भी सवाल थे, जवाब अब मायने नहीं रखते, खासकर जब हच जैसा आदमी उनकी हिरासत में हो। महीने बीत जाते हैं और जीवन शांत हो जाता है। हच और बेका एक नए घर की तलाश शुरू करते हैं। एक यात्रा के दौरान उन्हें एक गुमनाम कॉल आती है। बेका को ये पूछने की जरूरत नहीं